नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने मानव स्वास्थ्य पर बढ़ते खतरे को देखते हुए 100 मिलीग्राम से अधिक नीमोसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर लगाया प्रतिबंध। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भूमि विवाद का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। राज्य सरकार ने लोक आस्था के महापर्व छठ को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से किया अनुरोध। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित। रेल, सड़क और विमान परिचालन बाधित होने से यात्री परेशान। और नया साल 2026 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं लोग। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सुख और समृद्धि की कामना की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक नीमोसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी कर कहा है कि ये कदम औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत लिया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि नीमोसुलाइड युक्त सभी दवाओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इसके सुरक्षित विकल्प का ही इस्तेमाल किया जाए। नीमोसुलाइड एक नॉन एस्टेरॉयडल सूजन रोधी दवा है। इसका उपयोग तीव्र दर्द के उपचार में किया जाता है। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम उच्च गति परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण कोटा नागदा रेलखंड पर किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पानी से भरे गिलास की स्थिरता का प्रदर्शन करने वाला वीडियो साझा किया। इसमें पानी से भरे गिलास तेज गति पर भी बिना छलके स्थिर रहा। यह इस नई पीढ़ी की ट्रेन की उन्नत सवारी गुणवत्ता, बेहतर सस्पेंशन और तकनीकी मजबूती को दर्शाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सफलता आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अंतर्गत नवाचार, सुरक्षा और स्वदेशी रेल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। परीक्षण के दौरान इस्तेमाल की गई 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर को लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार किया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए आरामदायक स्लीपर बर्थ, ऑटोमेटिक दरवाजे, आधुनिक शौचालय, सुरक्षा निगरानी प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली शामिल है। इन सुविधाओं का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव देना है। परीक्षण के दौरान ट्रेन की तकनीकी जाँच की गयी। इस दौरान ट्रेन की स्थिरता, आपातकालीन ब्रेक, सुरक्षा प्रणालियाँ और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का मूल्यांकन किया गया। यह जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में हुई। तेज रफ्तार पर ट्रेन का प्रदर्शन पूरी तरह संतोषजनक पाया गया और रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इस परीक्षण को सफल घोषित किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत एक बड़ी छलांग लगाते हुए जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का आकार मजबूत आर्थिक वृद्धि, घरेलू मांग और निजी उपभोग के आधार पर 4,180 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों ने 2030 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के संकेत भी दिए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब भारत के तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को लेकर भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का आर्थिक विकास हुआ है, चौथा का जल्दी तीसरा बनेगा। आज भारत एक बहुत ही ग्लोबल पावर है। मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड एंड सर्विसेज में भारत के आईटी प्रोफेशनल्स बाकी सब कहां से कहां देश को ले गए। देश और आगे बढ़ेगा और आज बहुत अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री का। उनकी अगुवाई में भारत की आर्थिक व्यवस्था और आगे बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अयोध्या में राम मंदिर परिसर के भीतर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। अन्नपूर्णा मंदिर राम मंदिर परिसर के 7 मंदिरों में से एक है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण कार्य के औपचारिक समापन के उपलक्ष्य में भगवा ध्वज फहराया था। एक रिपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल है। आज परंपरागत विधियों से राम मंदिर परिसर में यज्ञ, हवन और पूजन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संत, महात्मा, धर्माचार्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज परकोटा में बने अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी किया। आज राम भक्तों के साथ ही अयोध्या के लगभग 1200 संतों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इससे पहले अयोध्या पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में मनाई जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसे आस्था और परंपरा का एक दिव्य उत्सव बताया। प्रधानमंत्री ने देश विदेश में फैले राम भक्तों की ओर से भगवान श्री राम को नमन किया। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भूमि विवाद का त्वरित समाधान आवश्यक है और यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। श्री सिन्हा ने सहरसा में आज भूमि सुधार जन कल्याण संवाद को संबोधित करते हुए साफ किया कि अब सरकार सीधे नागरिकों की सुनवाई और अफसरों की जवाबदेही तय करने पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण संवाद के दौरान प्राप्त आवेदनों को डिजिटल पोर्टल पर दर्ज कर उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए यह जनता दरबार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर उसमें अपना आवेदन दें, ये आप सबसे आग्रह है। एसपी, डीएसपी इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, हमारे एडीएम भी। अब राजस्व कर्मचारी अंचल की जगह अपने पंचायत में बैठेंगे। 1 से अधिक पंचायतों के प्रभार वाले राजस्व कर्मचारी रोस्टर के अनुसार बैठेंगे। ये सूचना पंचायत में सूचना पट पर लगाकर प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की गारंटी का प्रावधान किया जाना चाहिए। श्री पांडे ने आज एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राज्य में कहीं भी निर्धारित एमएसपी पर धान की खरीद नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिचौलियों की सक्रियता से किसान 1500 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान बाजार में बेचने को मजबूर हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। घने कुहासे के कारण दृश्यता का स्तर अत्यंत कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात बाधित हो गया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। आज सुबह राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कई जगहों पर घना से अत्यधिक घना कुहासा छाया रहा। इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में दिन में हल्की धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर भीषण शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भीषण ठंड और कोहरे के कारण पटना के सभी स्कूलों में कक्षा 8 तक पठन पाठन का कार्य 2 जनवरी तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वहीं 9वीं और इससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक ही किया जा सकता है। छठ महापर्व को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए प्रयास तेज कर दिया गया है। कला और संस्कृति विभाग ने पत्र लिखकर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से इस संबंध में औपचारिक अनुरोध किया है।
विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सूर्य उपासना की अनूठी सांस्कृतिक परंपरा महापर्व छठ जल्द ही विश्व विरासत सूची में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पूरे विश्व में छठ महापर्व की पहचान होगी। साल 2025 का आज अंतिम दिन है। लोग 2025 की विदाई और नववर्ष 2026 के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। इस अवसर को खास बनाने के लिए विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। इधर प्रशासन ने नववर्ष के अवसर पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। विभिन्न चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स गैंग और अन्य असामाजिक तत्वों पर भी निगाह रखी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि नववर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने नववर्ष में सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि नववर्ष केवल तारीख बदलने का अवसर नहीं है, बल्कि नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का मौका है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्यवासियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब एक जरूरी सूचना। प्रादेशिक समाचार एकांश पटना की ओर से विशेष प्रस्तुति वर्षांत 2025 का प्रसारण किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम को रात्रि 7:52 से आकाशवाणी पटना के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी पटना के समाचार अनुभाग के सहायक निदेशक श्री कृष्ण कुमार लाल आज सेवानिवृत्त हो गए। श्री लाल के अलावा कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती नंदिनी वर्मा और अभियंत्रण अनुभाग के सहायक निदेशक श्री उदय शंकर जी भी आज अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। वहीं विज्ञापन प्रसारण सेवा में पदस्थापित एमटीएस श्री शिव प्रसाद भी आज सेवानिवृत्त हो गए। इन अधिकारियों और कर्मियों के सम्मान में आकाशवाणी क्लब पटना में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आकाशवाणी केंद्र पटना के प्रमुख हेमंत डी सिडाम सहित वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज पटना के नवीन सिन्हा पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और स्वर्गीय सिन्हा के पुत्र नितिन नवीन समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सक्षमता परीक्षा के 5वें चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नियोजित शिक्षक 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने मानव स्वास्थ्य पर बढ़ते खतरे को देखते हुए 100 मिलीग्राम से अधिक निमोसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर लगाया प्रतिबंध। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भूमि विवाद का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। राज्य सरकार ने लोक आस्था के महापर्व छठ को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से किया अनुरोध। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित, रेल, सड़क और विमान परिचालन बाधित होने से यात्री परेशान। और नया साल 2026 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं लोग। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों की सुख और समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।